हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 32 पार्ट 2। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे जरा देखिए तो, पार्टिसिपल फ्रेजेस। जी हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में मैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर दोनों के अकॉर्डिंग आपको यह बताने वाला हूं कि ये पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में इनकी पोजीशंस कहां कहां पर होती हैं और ये फंक्शन कौन कौन सा करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड वो कैसे होते हैं और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। यानी पार्टिसिपल फ्रेजेस के बारे में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपल क्या होता है। बहुत ही सिंपल बात है भैया। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की एक फोर्थ फॉर्म। जरा देखिए, आपको यहां अगर ना समझ में आए तो मैं जल्दी से लिखता हूं। जैसे आपने देखा कि गो, ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है और इसी को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इसके बाद वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल में इनका प्रयोग किया जाता है। अब जरा देखें कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यानी ये जो गॉन होती है ये, और साथ ही साथ इसकी एक और फॉर्म होती है यानी जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो ध्यान से सुने, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं पार्टिसिपल्स। अच्छे से याद रखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नाम है इनके, याद कर लो। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और ये जो आईएनजी फॉर्म होती है इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली तो नहीं जाऊंगा, सिंपली आपको मैं मोटे मोटे रूप में आपको यह बतला देता हूं कि इनके काम क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में अकेले आ सकती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। ये जो सेकंड फॉर्म होती है ये भी मेन वर्ब के रूप में अकेले आ सकती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। लेकिन ये जो पार्टिसिपल्स है ना, यानी ये जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये जो गॉन है, ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में अकेले नहीं आ सकता। इसको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, तभी ये कोई टेंस बता पाएगा। राइट? तो पहला काम इसका होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का पहला काम होता है परफेक्ट टेंसेस। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बट ध्यान रहे कि ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, ये कभी भी खुद अपने दम पर किसी सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकता है। क्लियर? इसी प्रकार से ये जो आईएनजी फॉर्म होती है ये भी किसी सेंटेंस की अपने दम पर मेन वर्ब नहीं बन सकती है, यानी इसको भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी वो क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर यानी एक वचन बहुवचन के अनुसार नहीं बदलती हैं और साथ ही टेंस के अनुसार भी नहीं बदलती हैं। बदलने वाली जो क्रिया होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। राइट? अच्छा, तो इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो पहला काम इसका ये होता है कि ये वर्ब टेंसेस को फॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं। यानी ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म करने के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम परफेक्ट टेंसेस को फॉर्म करने के लिए करते हैं। तो पहला काम यह हुआ। और दूसरा काम, यानी इन वर्ब्स को, यानी ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ना, इनको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, यानी वर्ब के रूप में एक एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम
एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जिस प्रकार से एक एडजेक्टिव यूज होता है उसी प्रकार से ये भी यूज होता है। अब वो एडजेक्टिव कैसे यूज होता है मैं इसको इरेज कर दूं फिर आपको बताता हूं। जैसे मैं लिख दूं आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? अ स्नेक। यहां पर हमने एक स्नेक लिख दिया। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अब इस सांप की विशेषता यानी सांप के बारे में बताने वाला एक कोई दूसरा शब्द, ध्यान रखें ये स्नेक क्या है? एक नाउन है। और इस नाउन की विशेषता यानी इसको मॉडिफाई करने वाला एक शब्द और हो सकता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, राइट? जैसे हम यहां पर कहते हैं आई सा अ डेंजरस स्नेक। क्या बोलते हैं? डेंजरस। तो वो स्नेक कैसा था भाई? ये देखिए खतरनाक। मैंने एक खतरनाक सांप को देखा। यहां पर ये जो डेंजरस है ये वास्तव में इस स्नेक के बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, यानी ये सांप कैसा था? खतरनाक था। अब इसी के स्थान पर अगर हम कोई पार्टिसिपल यूज कर लें, जैसे आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? अ वुंडेड। अगर मैं यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दूं, आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? एक घायल सांप। ठीक है ना? अगर मैं ये लिख देता हूं तो देखिए जरा, ये नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहां पर हमने V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, राइट? तो आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट। इसी प्रकार से आप किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए अ वीपिंग बॉय, मैं यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाता हूं, वीपिंग, और इसके बाद में मैंने एक लड़के को रख दिया। अ वीपिंग बॉय केम टू मी, यानी एक रोता हुआ लड़का मेरे पास आया। इसको कहते हैं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इस लड़के के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये हुआ मॉडिफायर। ठीक है? यानी इस लड़के के बारे में जानकारी देने वाला एक और शब्द जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसी नाउन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकती है। इसीलिए इसको बोला जाता है वर्बल एडजेक्टिव, यानी क्रिया के रूप में एक एडजेक्टिव विशेषण, राइट? ये हो गए आपके सिंगल वर्ड पार्टिसिपल। एक और पार्टिसिपल होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एडवांस्ड इंग्लिश जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। लेकिन वो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो सिंगल वर्ड नहीं होता, वो होता है दो शब्दों का समूह, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए इसको आप पार्टिसिपल फ्रेजेस के अंदर रखते हैं और जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके साथ में इसका ऑब्जेक्ट या इसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह हो सकता है, अदर मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज के अंतर्गत आता है, राइट? अच्छा, तो आपको मैंने ये बताया कि ये पार्टिसिपल क्या होता है। ये मैंने आपको थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिख करके मैंने आपको नहीं बताया, सिंपली मैंने आपको पार्टिसिपल फ्रेजेस समझाने के लिए यहां पर मैंने इनका केवल एक इंट्रोडक्शन मात्र दिया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या है जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है। चलो यहां पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अच्छे से पढ़ो और समझो। मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं यहां पर पार्टिसिपल फ्रेजेस को ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये वीडियो आपके लिए एक विशेष बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज से पहले शायद आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा इन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स को मैं यहां पर आज डिस्कस करने वाला हूं। चलिए जरा देखते हैं क्या है भाई पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। देखिए, अ पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ participle including its object, complements और modifiers functioning as an adjective। ध्यान से सुनिए, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग यहां तक की इसकी अपनी डेफिनेशन है, यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर
जो आप ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, जिसे इंडिया में पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पर, मैं उस ग्रामर की बात कर रहा हूं। उस ग्रामर के अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं वो केवल और केवल क्या करते हैं, एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। यानी यहां पर केवल और केवल पार्टिसिपल्स का जो स्वरूप है, वो अगर स्वरूप कहीं भी रखा हो, पार्टिसिपल के स्वरूप मैंने आपको दिखाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं पर भी रखे हो वो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। कुछ भी हो, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर हमें यही बताती है कि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो फिर वहां पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर क्या जोड़ देती है, वो एडजेक्टिव का कार्य तो करते ही करते हैं, एडवर्ब का कार्य भी करते हैं। अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखो क्या है। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली बात तो जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो दो या दो से अधिक शब्दों का एक ग्रुप होता है, यानी समूह होता है। और बिगिनिंग विद अ पार्टिसिपल, जो बिगिन करता है यानी शुरू होता है किससे, एक पार्टिसिपल से शुरू होता है। यानी ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, या फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अच्छे से आप याद रखिएगा, इससे शुरू होगा ये V3 से। साथ ही साथ इसके क्या हो सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। आखिर ये है तो वर्ब ही, और वर्ब की कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर हमेशा ही रहेंगी। तो चूंकि क्रिया है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या इसका कोई कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या फिर अदर मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, अदर मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी पार्टिसिपल से शुरू होता है, यानी चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से, चाहे पास्ट पार्टिसिपल से, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू होगा। उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ मॉडिफायर्स और भी हो सकते हैं, बस। और साथ ही साथ ये जो काम करेगा, ये काहे का काम करेगा, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव का ही केवल काम करेगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वास्तव में ये न केवल एडजेक्टिव का काम करेगा, बल्कि ये एडवर्ब का भी काम करेगा। अब यही सारी बातें मैं बहुत अंदर तक घुस करके आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, पार्टिसिपल फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो बाय नेम देख लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यानी वो फ्रेज जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से शुरू हो। पास्ट पार्टिसिपल यानी वो फ्रेज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो। अच्छा, और वो फ्रेज जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो। यहां पर एक एक एग्जांपल्स मैंने भी लिखे हुए हैं। देखो, होल्डिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और क्या होल्ड किए हुए है, एक अम्ब्रेला, बस बन गया ये फ्रेज। एक्चुअली ये फ्रेज और भी लंबा हो सकता है, यहां पर तो मैंने एक केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। यहां पर देखो, पार्क्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आउटसाइड बाहर, दो शब्द हो गए, ये भी फ्रेज हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। और ये है भैया हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के ये चार शब्द, यानी कुछ शब्दों का समूह जो किसी पार्टिसिपल से शुरू होता है, उसे हम पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। और ये काम करता है एडजेक्टिव का, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग न केवल ये एडजेक्टिव का काम करता है, बल्कि एडवर्ब का काम करता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले, कुछ भी और डिस्कस करने से पहले, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख करके बताता हूं, और ये बताता हूं कि आखिर इनका प्रयोग सेंटेंस में कहां कहां पर किया जा सकता है। पहले तो जान लीजिए इनके जो यूजेस हैं, यानी कहां कहां पर इनका प्रयोग किया जा सकता है, फिर उनके अंदर की बारीकियां मैं आगे चल करके बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए, यहां पर एक सेंटेंस है, सपोज नक्शा पकड़े हुए उसने समूह का नेतृत्व किया। अब यहां से मैं बहुत ही अंदर की बातें, बहुत महीन महीन बारीक सी बातों को डिस्कस करना शुरू करूंगा, इसलिए बिल्कुल सतर्क होकर के सुनते चले जाइए। देखिए, नक्शा पकड़े हुए उसने समूह का नेतृत्व किया, उसने समूह का नेतृत्व किया। अच्छे से देखो, असली सेंटेंस ये है।
ठीक है ना, उसने समूह का नेतृत्व किया, यानी सी लेड द ग्रुप। असली सेंटेंस ये है। अब देखो जरा, नक्शा पकड़े हुए, नक्शा पकड़े हुए, तो अब पकड़े हुए की इंग्लिश अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, होल्डिंग, पकड़े हुए, क्या पकड़े हुए, एक नक्शा। ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो अच्छे से सुनिए, आपने ऐसे ही सेंटेंसेस देखे होंगे जहां पर ये पार्टिसिपल फ्रेज बिल्कुल आरंभ में ही रखा होता है और उसके बाद ये कॉमा लगा होता है। ये क्या लगा होता है, कॉमा। अब ध्यान से सुनिए, मॉडर्न इंग्लिश, पहले मैं आपको बताता हूं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग होता यह है कि अगर सिंगल वर्ड, अगर कोई सिंगल वर्ड, जैसे हम कह दें द वीपिंग बॉय, क्या बोल देते हैं, द वीपिंग बॉय। तो अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो किसी नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो सिंगल वर्ड एडजेक्टिव होता है वो उस नाउन के पहले आता है, राइट। ये अच्छे से सुनिए। और जो फ्रेज होता है, फ्रेज, फ्रेज का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, ठीक है। जैसे हम कह दें द बॉय वीपिंग बिटरली। अब यहां पर ये जो वीपिंग है और फिर ये जो ये फ्रेज आता है वीपिंग बिटरली, अगर मैं यहां पर बिटरली एक शब्द और जोड़ देता हूं तो ये फ्रेज बन गया। तो जो फ्रेज होता है, फ्रेज का स्थान ये होता है, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव का स्थान ये होता है और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है उसका स्थान ये होता है। कौन सा, यानी उस नाउन के ठीक बाद ये फ्रेज का स्थान होता है। तो अब अच्छे से देखो, अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो पार्टिसिपल फ्रेज है उसका प्लेस ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए, क्योंकि फ्रेज का ये स्थान होता है। जब वो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई फ्रेज देता है तो उस नाउन के ठीक बाद में रखा जाता है। लेकिन ये वास्तव में होल्डिंग अ मैप, अगर इसको हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे और डिस्कशन करेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसा, एडवर्ब। मैं आगे चलकर आपको डिस्कस करूंगा ये कैसे एडवर्ब का काम कर रहा है और कैसे एडजेक्टिव। अब ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है भैया, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये कहीं भी रखा हो, काम कुछ भी कर रहा हो, माना यही जाता है कि ये किसी को नहीं, केवल इसको मॉडिफाई कर रहा है। किसको, यानी इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसा माना जाता है। अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अच्छा, तो इस तरीके से चलो हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी इस सी को मॉडिफाई कर रहा है। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर बताता है, ठीक है। अच्छे से सुनो, मैं फिर से आपको बताता हूं कि क्या, जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज तीन स्थानों पर आ सकता है और कैसे कैसे आ सकता है, अच्छे से देखिए। होल्डिंग अ मैप, मैप को पकड़े हुए, और मेन सेंटेंस ये रखा है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, इसके तुरंत बाद कॉमा पक्का लगेगा, ध्यान रखिएगा, कॉमा, फिर इसके बाद फिर कॉमा, और इन दोनों कॉमास के बीच में हम उस पार्टिसिपल फ्रेज को रखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आगे ये बढ़ा देते हैं। अब ये जो कॉमा लगा है इसका मतलब ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कि ये जो फ्रेज है ये नॉन एसेंशियल है। कैसा है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। इसी को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन एसेंशियल बोलते हैं। जब नॉन एसेंशियल होता है तो कॉमा से उसको पृथक कर दिया जाता है। अच्छा, ये शायद आपको बात समझ में नहीं आएगी, मेरा एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको बताया है रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉजेस, वो वाला। अब मैं इस बात को डिस्कस करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं। देखो, जितने भी प्रोनाउंस होंगे उनको यहां पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रोनाउंस के बाद हमेशा ही याद रखो कि अगर इस तरह का कोई फ्रेज रखा होगा तो वो कॉमा से सेपरेटेड होगा, ठीक है ना। लेकिन उसी के स्थान पर अगर कोई कॉमन नाउन रखा होगा, द गर्ल, अब इस गर्ल को आइडेंटिफाई कराना है तो वह लड़की, कौन सी लड़की भाई, वह जो मैप पकड़े हुए थी। ये एक रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज होती है।
जो मैप पकड़े हुए थे। तो इस लड़की के बारे में हमने यहां पर इसको आइडेंटिफाई किया है, यानी इसको डिटरमाइन किया है एक तरीके से। कौन सी लड़की भाई? वो वाली लड़की जो मैप लिए हुए थी, जो नक्शा हाथ में लिए हुए थी, उस वाली लड़की ने ग्रुप का, भाई अब यहां पर बोलने वाला क्या है कि यहां पर कह रहा है लड़कियां बहुत सारी हैं। अब उन बहुत सारी लड़कियों में वो लड़की जो मैप हाथ में लिए हुए है, उसने ग्रुप को लेड किया। अब यहां पर सी वो तो अकेली ही है। अब जब अकेली है तो उसको डेफिनेट करने की या उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लू अकेले बता देता हूं। क्या? अगर यहां पर कोई प्रॉपर नाउन रखा हो, जैसे हम यहां पर सीता लिख दें, तो ये सीता, अब इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है नहीं, जो सीता है वो सीता है, सब लोग जानते हैं। 10 लड़कियों के बीच में भी सीता नाम की लड़की एक अकेली लड़की है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन लिखा हो या फिर कोई प्रोनाउन लिखा हो, उसके बाद अगर ये कोई पार्टिसिपल फ्रेज है, तो फिर हमें कॉमा लगा देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कॉमन नाउन रखा हो तो फिर हमें यहां पर ये कॉमाज नहीं लगाने चाहिए। ये खास, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है अच्छे से। देखिए, द गर्ल होल्ड, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, बस अंतर क्या है, ये नॉन एसेंशियल है और ये एसेंशियल है। जो रेस्ट्रिक्टिव फ्रेजेस होते हैं उनके साथ में हम ये कॉमा नहीं लगाते हैं, और जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव फ्रेजेस होते हैं उनके साथ में हम ये कॉमा लगाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, एक वीडियो में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो डिटेल में बताने के लिए फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब तो बात यहां पर यह हो रही है कि इसकी पोजीशंस कहां कहां पर हो सकती हैं। तो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पोजीशन बिल्कुल वाक्य के शुरुआत में भी हो सकती है, वाक्य में जो जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है उसके तुरंत बाद भी हो सकती है, कभी कभी उस कॉमा के बीच में होगी और कभी कभी वो कॉमा के बीच में नहीं होगी, बस अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है। अच्छा, और इसकी एक पोजीशन और भी हो सकती है, कहां? बाद में। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर इसको अवॉइड करता है, यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर ये बताता है कि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है उस नाउन या उस प्रोनाउन के जितना पॉसिबल हो सके उसी के नजदीक रखना चाहिए, यानी उसके पहले रखना चाहिए या उसके बाद में रखना चाहिए। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर इसको अवॉइड करता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आप इन तीनों प्लेसेस में इसका प्रयोग कर सकते। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, अब आगे देखो पास्ट पार्टिसिपल है। गर्मी से थक कर हम पानी पीने के लिए रुक गए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या गर्मी से थक जाने के कारण हम पानी पीने के लिए रुक गए। अब यहां पर क्या हो रहा है, गर्मी से थक चुके हैं, गर्मी से थक चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जो फिनिश्ड एक्शन है उसको बताने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कंटिन्यूअस एक्शन होता है उसको बताने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, एग्जॉस्टेड बाय द हीट, गर्मी से थककर या थक जाने के कारण हम पानी पीने के लिए रुक गए। तो यहां पर इस वी को मॉडिफाई कर रहा है ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी वी और वी के बाद कॉमा, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है भाई, ठीक है ना। ये इसको मॉडिफाई नहीं, बल्कि ये इसके लिए रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा, बल्कि कुल मिलाकर के ये क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और नहीं तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। वी स्टॉप्ड फॉर वाटर, हम पानी पीने के लिए रुके। तो ये जरूरी नहीं है, अगर ये जरूरी नहीं है तो फिर ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव हो गया। नॉन रेस्ट्रिक्टिव हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। एंड की पोजीशन में भी आ सकता है, ठीक है। ये एंड की पोजीशन, ये है वास्तव में जो फ्रेजेस पहले आते हैं, बीच में आते हैं, और ये है प्योर एडजेक्टिव। ध्यान से सुने, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं, ये तो तीनों एग्जाम्पल्स क्या है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सभी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और सॉरी, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सभी के सभी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सभी एडवर्ब का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर इस तरह से रखते हो तो ये द कार पार्क्ड आउटसाइड। अब अगर आप यहां पर लिखते हो कौन सी कार, ये देखो फिर से कॉमन नाउन आ गया, और इस कॉमन नाउन को
मॉडिफाई करने के लिए ये वाला फ्रेज यहाँ पर रखा गया है। ये एसेंशियल है, यहाँ पर बताना पड़ेगा वह कार मेरी है। तो अब पूछ लो कौन सी कार मेरी है, तो वो वाली कार जो बाहर पार्क है, यानी जिसको बाहर खड़ा कर दिया गया है, वो वाली कार मेरी है, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली। ठीक है, तो ये जो है ये एसेंशियल फ्रेज कहलाता है, एसेंशियल पार्टिसिपल फ्रेज, इसलिए ये कॉमा यहां पर नहीं आएंगे। अब चलो थर्ड यानी तीसरी जो पार्टिसिपल है, यानी पार्टिसिपल जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भैया? ये परफेक्ट पार्टिसिपल को भी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर एडजेक्टिव ही बताती है, यानी एडजेक्टिव का ही फंक्शन करता है, वहां पर एडवर्ब का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन प्योरली अगर आप देखेंगे तो आप इसका प्रयोग आप पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए यह हमेशा एडवर्बियल ही होती है। एडवर्बियल क्यों होती है? क्योंकि भैया यहां पर एक्शन पर जोर दिया जाता है, यानी एक के बाद एक घटित हुई दो घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। देखिए, शिक्षक के द्वारा सराहे जाने के बाद, यानी पहले शिक्षक ने किसी को सराहा यानी उसको प्रेज किया, और फिर लड़की ने गर्व महसूस किया, यानी यहां पर दो अलग अलग काम हैं। ठीक है ना, जो एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है, यानी एक टाइम गैप। तो टाइम गैप यानी टाइम को शो करने के लिए इस तरीके का, यानी ये जो हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। तो ये क्लियरली टाइम को ही शो कर रहा है, यानी ये एडवर्ब का ही फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का नहीं। लेकिन भैया जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज और किसी को नहीं, इसके बाद रखे हुए ये जो नाउन है इसी को मॉडिफाई करेगा, इसके पहले या इसके बाद में। अच्छा, कहीं बाद में भी रखा हो, सबसे बाद में भी रखा हो, तो भी वो नाउन को ही मॉडिफाई करेगा। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर एक जबरदस्ती का काम कर रही है। वो केवल उसने ये बता दिया है कि क्या, कि भाई ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। ठीक, बस बाकी उनको और कोई लॉजिक नहीं सुनना है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस हैं वो वास्तव में फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को या इंग्लिश ग्रामर को वो लोग डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, चलो इसके बारे में और मैं बाद में आगे चल करके आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इसकी तीन पोजीशंस हो सकती हैं सेंटेंस में। असली सेंटेंस क्या है? द गर्ल फेल्ट प्राउड, यानी लड़की ने गर्व महसूस किया, उसको प्राउड फील हुआ। कब फील हुआ? जब उसके टीचर ने उसको प्रेज किया। तो अच्छे से देखें कि टीचर के द्वारा प्रेज किए जाने के बाद लड़की ने गर्व महसूस किया, यानी ये सेंटेंस की स्टार्टिंग पोजीशन में भी हो सकती है। जब स्टार्टिंग पोजीशन में होगी कॉमा लगाएंगे, अगर मिडिल पोजीशन में आ जाए द गर्ल तो फिर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ ये मिडिल की पोजीशन में, मीनिंग बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से आप इसकी पोजीशन ऐसे भी रख सकते हैं, यानी सबसे बाद में भी रख सकते हैं। बट ध्यान रखें ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनको लगाना, इनका यूज करना सही स्थान पर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, अभी चलकर सब कुछ साबित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपल फ्रेजेस, तो अपने दिमाग में बिठा लो भाई। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुने, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं और इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस समय ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ही पूछी जाती है। हाँ, बाहर जब आप विदेश में पढ़ने के लिए जाते हो और वहाँ के लिए आप जो पात्रता परीक्षा जो देते हो वहाँ पर इंटरनेशनल या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। इसलिए मैं इन दोनों को, चूंकि कंफ्यूजन बहुत सारा है, जब आप गूगल से क्वेश्चन करते हो या अलग अलग किताबें अलग अलग बातें बताती हैं तो बच्चे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसलिए भी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों ही यहाँ पर कंपेरेटिवली यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलो देख लेते हैं। पहला काम क्या है भैया, जितने भी पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पर देखो द गर्ल, यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन है। ठीक, इस कॉमन नाउन को डिफाइन करने के लिए यहां पर एक जो एडजेक्टिवल फ्रेज है ये
ये पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहलाता है। ठीक है, द गर्ल, कौन सी लड़की भैया? वो लड़की, कौन सी? जो रेड ड्रेस पहने हुए है। ठीक है ना, तो रेड ड्रेस पहने हुए वह लड़की मेरी बहन है, इज माई सिस्टर। ठीक, तो आप देखते हैं कि यहां पर ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होती है। अगर आप यहां पर हु लगा दें, हु इज वेयरिंग द गर्ल हु इज वेयरिंग द रेड ड्रेस, यानी वो लड़की जो रेड ड्रेस पहने हुए है, इसी को जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज हो जाती है। अब यहां पर कॉमा लगाने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये एक एसेंशियल क्लॉज है, यानी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। कैसे भाई? यहां पर से हमने देखा कौन सी लड़की, तो ये लिखना जरूरी है, कौन सी लड़की मेरी बहन है भाई? तो ये बताने के लिए कि वो वाली लड़की जो ड्रेस पहने हुए है। ठीक है, ये सुनने वाला नहीं जानता कि कौन सी लड़की है, नहीं जानता, तो हमें ये बताना है, तो ये एसेंशियल हो जाएगा, तो कॉमन नहीं लगेगा। ये एडजेक्टिव का काम कर रही है प्योरली। ठीक है, अच्छा, द स्टूडेंट, ये भी देखो कॉमन नाउन है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं कंफ्यूज्ड बाय द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर हेल्प, यानी उस लड़के ने या उस छात्र ने मदद मांगी। तो किस छात्र ने भैया? कुछ स्टूडेंट्स वहां पर खड़े हुए हैं और सुनने वाला नहीं जानता है कि कौन सा स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मैं यहां पर उसको आइडेंटिफाई कराता हूं। देखो वो वाला स्टूडेंट कौन सा, जो क्वेश्चन से कंफ्यूज है, उस स्टूडेंट ने मदद मांगी। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो जब आइडेंटिफाई कराया जाएगा तो फिर मालूम है क्या होगा कि यहां पर कॉमन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है रेस्ट्रिक्टिव, यानी एसेंशियल फ्रेज बन जाता है ये। ठीक है ना, कॉमन नहीं लगाते हैं। जरा देखो ये कितनी बारीक बारीक बातें हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये मालूम, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, हमेशा ही परफेक्ट पार्टिसिपल चाहे पहले आएगी तो कॉमा लगेगा, मिडिल पोजीशन में आएगी तो पहले कॉमा, बाद में कॉमा, और फिर इसके बाद अगर बाद में भी आएगी, सबसे बाद में, तो भी क्या होगा भैया? तो भी कॉमा लगाया जाएगा। इसके साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ऐसे ही हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद वह चला गया। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव वही ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये इसी को मॉडिफाई कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। लेकिन भैया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव का काम नहीं, बल्कि ये एडवर्ब का काम कर रही है। चलो आगे चल करके मैं आपको ये सारी चीजें और भी बताऊंगा। फंक्शंस देख लेते हैं। अब वही मैं आ जाता हूं आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड का ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है भाई, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। ये जो पूरी स्लाइड है, इसमें मैंने आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये जो फ्रेजेस होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये क्या होते हैं देखो, यहाँ पर मैंने नोट भी लिख दिया है। देखो, ट्रेडिशनल ग्रामर स्टिक्स टू एडजेक्टिव यूज, यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर अड़ी हुई है कि नहीं भैया, इनका काम है ये कि एडजेक्टिवली ही यूज होते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर रिकॉग्नाइजेज देयर क्लॉज लाइक बिहेवियर। जब ये क्लॉज लाइक बिहेवियर बताएंगे तो फिर ये एडवर्बियल यूज भी इनका शामिल हो जाता है। चलो देख लेते हैं। सम पार्टिसिपल फ्रेजेस फंक्शन लाइक एडजंक्ट्स। वही मैंने आपको एडजंक्ट माने होता है एक ऐसा शब्द या शब्द समूह जो सेंटेंस की मीनिंग के लिए कंपलसरी नहीं होता है। आप उसको चाहे तो रख दें, एक एडिशनल जानकारी और हो जाएगी, एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन और हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भी सेंटेंस की ओवरऑल मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें हम एडजेंक्ट्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, एडिंग इन्फो अबाउट टाइम, और जो इंफॉर्मेशन देते हैं टाइम के बारे में, रीजन कारण के बारे में, कंडीशन के बारे में, शर्त या तरीके के बारे में। यहां पर ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देख लीजिए। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ए पपी, मैंने एक पपी को देखा, पिल्ला, मैंने एक पिल्ले को देखा। ये सेंटेंस अगर यहां पर नहीं भी लिखा है तो इस सेंटेंस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या भाई? मैंने एक पिल्ले को देखा, सेंटेंस पूरा है,
कोई भी इसमें ग्रामेटिकल इशू नहीं है कि समथिंग लैकिंग आपको ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये जो जानकारी है, ये जानकारी एक एडजंक्ट की तरह है। आप चाहो तो इसको रखकर एक और इन्फो दे सकते हो। एक इन्फो किसके बारे में? टाइम के बारे में, रीजन के बारे में, कंडीशन के बारे में या मैनर के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और अगर ना चाहो तो हटा दो। ये मेन क्लॉज के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या बता रहा है? देखो, टाइम बता रहा है, ठीक है। आई सा ए पपी, ये मैंने, देखो ये इस सेंटेंस को, ये पूरा का पूरा जो ये जो फ्रेज है, ये इस वर्ब या आप कह सकते हैं इस पूरी की पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। और क्लॉज को मॉडिफाई करने वाला जो भी शब्द होता है, ये क्लॉज है ना, मेन क्लॉज है, जो शब्द या फ्रेज होता है वो एडवर्बियल यूज कहलाता है उसका, यानी वो एडवर्ब का काम करता है। देखो भैया, मैंने पपी को कब देखा? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, उस समय जब मैं गली में चला जा रहा था, उस समय, यानी ये एक रिड्यूस्ड क्लॉज है। कैसे? आप ऐसे, वाइल माने वाइल आई वॉज वॉकिंग, ध्यान से सुनो, वाइल आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, उस समय जब मैं गली में टहलता हुआ चला जा रहा था, उस समय मैंने पपी को देखा। अच्छे से ध्यान से देखिए, ये टाइम बता रहा है, इस एक्शन के टाइम को बता रहा है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ये वास्तव में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बताती है, ठीक। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ना भैया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहां पर कॉमा लगाओ, और ये जो आई है ये बस उस पर फोकस करती है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, सॉरी, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर इस बात पर फोकस करती है कि ये जो एक्शन हुआ, ये वाला जो एक्शन है, ये इसी से रिलेटेड है कि नहीं, यानी मेन क्लॉज से रिलेटेड है कि नहीं। मेन क्लॉज में ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ प्रनाउन या प्रोनाउन होगा, और जो भी होगा वही रखा है कि नहीं। अगर वही रखा है तो ठीक है, और अगर वो यहाँ पर वो नहीं है बल्कि कोई दूसरा है, ठीक है ना, तो फिर ये गलत है। मैं इसको भी आगे चल करके डिस्कस कर रहा हूं अभी। चलिए, तो ये टाइम बता रहा है। देखिए, फ्राइटेंड बाय द नॉइज, यानी शोर से भयभीत होकर, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्ला उठी, ठीक। तो वह चिल्ला पड़ी। क्यों चिल्लाई? कॉज, कारण है। देखो जरा, वो क्यों चिल्लाई? चिल्लाने का कारण क्या है भाई? भाई, उसके चिल्लाने का कारण ये है, क्यों? क्योंकि वह शोर से डर गई, भयभीत हो गई। भयभीत होने के कारण वो चिल्लाई। तो ये देखो, ये जो फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और ये फ्रेज बन गया, ठीक है। ये रीजन बता रहा है भाई, कॉज बता रहा है, ठीक है ना। तो कॉज बताना क्या है भाई? एडवर्ब का काम है, तो ये एडवर्बियली यूज की गई है। अच्छा, यहां पर देखो, रनिंग डाउन द स्ट्रीट सी कॉट द बस, यानी उसने बस को पकड़ा। तो बस को पकड़ने का तरीका बताया जा रहा है, यानी दौड़ते दौड़ते, रनिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि गली में दौड़ते दौड़ते, कई लोग होते हैं ना दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो ट्रेन पकड़ने का जो मैनर है, वो मैनर यहां पर बताया जा रहा है भाई। क्या मैनर बताया जा रहा है? एडवर्बियल यूज। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या हुई? एडवर्बियल यूज हुआ। और ये हैविंग कंप्लीटेड वर्ब, ये तो स्पष्ट ही है भाई, एक काम के बाद और दूसरा काम हुआ। देखो जरा, टाइम गैप बताया जा रहा है, ये वाला काम पहले पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये वाला काम। इसीलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है जब क्या होता है, दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप बताया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शंस हैं, एडजेक्टिव का बताया, ये एडवर्ब का फंक्शन बताया। एक और भी है भाई, रिड्यूस्ड क्लॉजेस, जिनको हम बोलते हैं रिप्लेस और रिलेटिव क्लॉज। जो एक रिलेटिव क्लॉज होती है, यानी सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होती है, वो रिलेटिव क्लॉज। तो वहाँ उस रिलेटिव क्लॉज का अगर हम वो जो कंजंक्शन, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है और क्रिया हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर उस आदमी ने जो आम आग के पास बैठा हुआ था कहानियां सुनाई। देखो, द मैन, यानी वो आदमी, कौन सा आदमी? जो आग के पास बैठा हुआ था, हु वॉज सिटिंग, ठीक। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहलाती है, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये हु वॉज ये हटा देते हैं, तो ये रिड्यूस हो गई, ये क्लॉज क्या हो गई? कम हो गई, रिड्यूस हो गई, और ये देखो पार्टिसिपल फ्रेज बन गया, ठीक है। ये फ्रेज, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्योर एडजेक्टिव का काम कर रहा है भैया, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर सिटिंग बाय द फायर, अगर हमने यहां पर रख दिया,
यहां पर रख दिया तो फिर ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या है, टाइम बता रहा है, नहीं दो एक्शंस एक साथ हो रहे थे। व्हाइल ही वॉज सिटिंग बाय द फायर, इसके अगर हम बोलेंगे तो ये क्या, उस समय जब ही वॉज सिटिंग बाय द फायर, द मैन पहले ले आएंगे, व्हाइल द मैन वॉज सिटिंग बाय द फायर, उस समय जब वो आदमी फायर के नजदीक बैठा हुआ था, उसने ये कहानी सुनाई। तो आप देख रहे हो कि ये जो वाइल और ही वॉज, ठीक, तो आप ये वैसे भी ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को बताता है। तो जब हमने इसको रिड्यूस कर दिया तो ये भी एडवर्ब का ही काम करने लग गया। मैंने आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए हैं, लेकिन एक खास बात आपको आगे चल करके ध्यान रखनी है, और वो ये रूल, इस रूल को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। क्या है, अब पार्टिसिपल फ्रेज, कोई भी पार्टिसिपल फ्रेज हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या परफेक्ट हो, मस्ट इमीडिएटली प्रोसीड और फॉलो, यानी जो भी पार्टिसिपल होगा वो उस नाउन या उस प्रोनाउन के पहले आएगा या बाद में आएगा जिसको वह मॉडिफाई कर रहा है। एक खास रूल ये होता है। देखो यहां पर द प्लेट वॉज थ्रोन अवे, असली सेंटेंस क्या है, द प्लेट वॉज थ्रोन अवे, ठीक। इनको डैंगलिंग पार्टिसिपल्स भी बोला जाता है या मिसप्लेस्ड फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस कहा जाता है। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है भाई, ये जो पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल जो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहां पर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को करने वाला बंदा यहां पर होना चाहिए। अच्छे से समझिएगा, यहां पर जो एक्शन हो रहा है वो वास्तव में माना यह जाता है कि इस एक्शन को ही करने वाला व्यक्ति यहां पर रखा होता है। कहां पर, यहां, इस जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है वही वास्तव में इस एक्शन का सब्जेक्ट भी होता है। अगर ये पैसिव वॉइस में है तो फिर इसका कर्म होगा, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसका ये कर्ता होगा, ठीक। तो भाई प्लेट, तो खाना खाने का काम प्लेट कर सकती है क्या, नहीं, प्लेट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है, क्योंकि ये जो फ्रेज रखा हुआ है, इस फ्रेज का, इस फ्रेज में जो पार्टिसिपल है उसका सब्जेक्ट यहां पर नहीं रखा हुआ है, ठीक, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत होता है, ये गलत पोजीशन होती है। तो फिर इस सेंटेंस को सही करके कैसे, हैविंग ईटन द सैंडविच, यानी सैंडविच खाने के बाद, अब इस सेंटेंस में खाया, खाया किसने, मान लिया मैंने खाया, तो फिर यहां इसका कर्ता मैं होना चाहिए। मान लिया उसने खाया तो ही होना चाहिए, ही थ्रू या सी थ्रू, यानी ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो इस क्रिया का कर्ता बन सके। अच्छे से याद रखिएगा, इस क्रिया का कर्ता बन सके। हैविंग ईटन द सैंडविच, सैंडविच खाने के बाद, तो किसने खाया, मैंने खाया, तो आगे वाला जो मेन क्लॉज है उसका कर्ता भी मैं ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे यहां पर हैविंग फिनिश्ड द रेस, यानी दौड़ समाप्त करने के बाद क्या हुआ, द मेडल वॉज अवॉर्डेड। अब यहां इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मेडल, तो मेडल अब ये माना जाएगा कि मेडल ही वो है जिसने ये काम किया। तो रेस को किसने फिनिश किया भाई, मेडल ने थोड़ी ना फिनिश किया होगा, रेस को फिनिश करने वाला कोई बंदा होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तो वो व्यक्ति इस क्रिया से रिलेटेड कर्ता यहां पर होना चाहिए। जैसे हैविंग फिनिश्ड द रेस सी वॉज अवॉर्डेड, सी वॉज अवॉर्डेड द मेडल, ठीक है, यानी इस लड़की ने ही रेस को फिनिश किया और फिर इसको मेडल अवार्ड किया गया। ये याद रखना है, चाहे यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, उसी पार्टिसिपल भी वर्ब ही होती है ना, तो उसी वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। भाई देखो, हैविंग फिनिश, किसने रेस को फिनिश किया भाई, यहां पर इस लड़की ने रेस को फिनिश किया, ठीक। तो ये आपको याद रखना, इस तरीके से नहीं। हाँ, हिंदी में हम ऐसे बोलते समय कई बार बोल देते हैं, यानी रेस खत्म होने के बाद में मेडल दिया गया, पुरस्कार दिया गया, तो मेडल
ये सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। तो फिर आपको सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। जैसे लेडन विथ फ्रूट्स, एक और खास, लेडन विथ फ्रूट्स यानी फलों से लदे हुए मैंने कुछ आम के पेड़ देखे, फलों से लदे हुए मैंने कुछ आम के पेड़ देखे। तो आप देखो फलों से लदे हुए, तो अब लदे कौन है भैया? क्या मैं लदा हूं? मैं तो लदा नहीं हूं, है ना। तो ये यहाँ पर मिसप्लेस हो गया। फिर कौन लदा है? पेड़ लदे हुए हैं भाई, पेड़ लदे हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, आई सॉ सम ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स। मैंने कुछ पेड़ देखे और वो पेड़ कैसे थे? जो फलों से लदे हुए थे। तो ये भी आपको देखना चाहिए। इस तरीके की कॉमन एरर्स आती हैं। हालांकि अभी एरर्स इसमें और भी बहुत हो सकती हैं, कई प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक कॉम्पिटिटिव बुक होनी चाहिए। उसमें जो भी डाउट्स अगर आपके आते हैं तो आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे वीडियोस और इनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिले, वीडियो भी मिले, तो फिर आपको इंग्लिश गुरु अमन सर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और वहां पर एक कोर्स है, बहुत ही सस्ता सा कोर्स मैंने अभी तो उसको रखा हुआ है। आप उसको परचेज करके और अनइंटरप्टेड ऑल द प्रीमियम वीडियोस जितने भी मैं बना रहा हूं, सब सारे के सारे सीक्वेंस में आपको मिलते चले जाएंगे। अब चलते चलते एक और खास बात है, और वो ये, अभी तक तो मैंने आपको बताया वहां पर क्या कि पार्टिसिपल फ्रेजेस थे। यहां पर सिंगल वर्ड अगर पार्टिसिपल रखा हुआ है, सिंगल वर्ड पार्टिसिपल, तो ये देखो स्माइलिंग सी, ये सी को कभी मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक। यानी प्रोनाउंस के पहले आकर, नाउन होता है तो उसके पहले आ जाता है। द वीपिंग चाइल्ड आ सकता है, चाइल्ड नाउन है, उसके पहले वीपिंग हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन से पहले नहीं। यानी हम किसी भी सिंगल वर्ड पार्टिसिपल को किसी प्रोनाउन के पहले रख करके उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे करना भी हो तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्माइलिंग सी एक्सेप्टेड द अवार्ड। वही ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये अभी भी ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज का प्लेस है ये, ठीक है ना। तो ये अभी भी सी को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है ये फिर से वही यानी मैनर बता रहा है। उसने अवार्ड को एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया, तो स्वीकार करने का तरीका क्या था? मुस्कुराते हुए, उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। तो ये वास्तव में यहाँ पर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडवर्ब का काम कर रही है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये एडवर्ब है। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, जब कभी भी सिंगल वर्ड कोई पार्टिसिपल आ जाए तो आप कॉमा जरूर लगा देंगे। यहाँ पर कॉमा, कॉमा के बीच में रखेंगे तो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा फिर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एंड पोजीशन में जाएंगे तो भी आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। नहीं कॉमा लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो अवार्ड है ये भी नाउन है, और ये जो अवार्ड है यही मुस्कुरा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, स्माइलिंग लगाया तो ये यही मुस्कुरा रहा है, ठीक। तो आपको कॉमा हमेशा प्लेस कर देने हैं अगर सिंगल वर्ड ये सारे के सारे आप पार्टिसिपल्स आ जाते हैं। ऐसे ही पार्टिसिपल्स वो पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, और इसी प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कॉमा लगाना आपको नहीं भूलना है। और चलते चलते आपको बहुत 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 थैंक यू, आपने यहाँ तक इस पूरे वीडियो को देखा है। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, लाइक, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इनको शेयर भी कर दिया करो। इससे मेरा बेनिफिट होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।